छात्रों, जैसा कि हम जापान का अध्ययन कर रहे थे पिछली कक्षाओं में, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जापान के उच्चावच का अध्ययन करेंगे। कुछ सामान्य सी बातें मैंने पहले भी आपको उच्चावच के बारे में बताई है। आज मैं थोड़ी और चर्चा कर देती हूँ। जापान का जो निर्माण है, वह निर्माण एक विनाशकारी प्लेट किनारे पर हुआ है, अर्थात दो प्लेटें, एशिया की प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के आपसी टकराव के कारण जो खिंचाव पैदा हुआ, उससे प्रशांत महासागर के पश्चिमी छोर पर एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसके अंदर सागर तल में पर्वतों की श्रृंखला बनी और उस श्रृंखला के ऊपरी शिखर जापान के रूप में हमें नजर आते हैं। सिर्फ जापान नहीं, फिलीपाइंस, क्यूराइल, ये कई सारे द्वीप हैं जो इसी श्रृंखला के भाग हैं। तो ये एक पर्वत श्रृंखला का ही ऊपर निकला हुआ विस्तार है, और क्योंकि एक पर्वत श्रृंखला द्वारा बनाया गया भाग है, द्वीप है, तो इसकी ढाल पूरी तरह से तीखे और ढालू है। दोनों तरफ समुद्र की तरफ इसके ढाल देखने को मिलते हैं, और बीच में मध्य, जैसा कि आपको दिख रहा है, जो मैंने शेड जहाँ पे मैंने छाया डाली है, वो भाग समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक ऊंचाई रखने वाला क्षेत्र है, और जो जहाँ पर कोई छाया नहीं है, वह 500 मीटर से कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यानी कुछ मैदानी क्षेत्र है। तो तटीय इलाकों पर क्षेत्र मैदानी है, और बीच का जो पूरा भाग है जापान का, वो पर्वतीय है, यानी ऊंचे खड़े पर्वतीय भाग है। तो जापान का निर्माण दो मुख्य रूप से भूभागों से मिलकर हुआ है, मैदान और पर्वत श्रृंखला। तो बीच में पर्वत श्रृंखला है और किनारों पर सारे मैदान है। तो अब जापान की अगर हम उच्चावच का अध्ययन करते हैं, तो उच्चावच को हम दो तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है वह है मैदान। अब जापान में 2-4 बड़े मैदान हैं। हालांकि जापान में 40-50 ऐसे मैदान हैं जो गिने जा सकते हैं, परंतु 3-4 मैदान ही इसमें महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला मैदान है क्वांटो का मैदान, उसके बाद नोबी मैदान और किनकी मैदान। ये 2-3 मैदान जो तीनों ही होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये बड़े महत्वपूर्ण मैदान है, न केवल अपने विस्तार की दृष्टि से बल्कि अपनी जनसंख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे घना बसा हुआ मैदानों में से एक क्वांटो का मैदान, जिसे हम देखेंगे पर जो मैदान स्थित है, हमारा पहला मैदान का मैदान है, जिस मैदान के अंदर आपको मैदान के अंतर्गत आपका टोक्यो शहर आता है। टोक्यो विश्व की सबसे घने बसे हुए मैदानों में से एक है। पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा ही मैदानी और पूरा ही सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो टोक्यो का जो मैदान है, इसको क्वांटो का मैदान कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा मैदान है, वह है नोबी का मैदान। नोबी का मैदान है जो होन्शु द्वीप में स्थित है, और यह दूसरा यहाँ का महत्वपूर्ण मैदान है, नोबी का मैदान, जहाँ पर है, इसको जापानी अल्प्स कहते हैं। जापानी अल्प्स से निकलने वाली नदियाँ अपने मैदान बनाती हैं, और ये दूसरा जनसंख्या रखने वाला क्षेत्र है। इसके बाद है किनकी का मैदान, क्वांटो के मैदान का ही अगला चरण है। मैदान किनकी का नगर है ओसाका कोबे। ओसाका कोबे जो कि वहाँ से मिल जाते हैं और एक पूरी नगरीय पेटी बनाते हैं। तो जो मैदान है वो इसी विस्तार है। मूल रूप से इसी पहाड़ों से फैले वाली नदियाँ इस मैदान का निर्माण करती हैं। मैदान दो प्रकार का है, एक ऊपरी मैदान और एक निचला मैदान। जब ये पहाड़ी नदियाँ पहाड़ से निकल के समुद्र की ओर जाती हैं, तो पर्वतीय पाद प्रदेश में जलोढ़ शंकु बनाती है, निर्माण होता है, और जलोढ़ शंकु से आगे जाकर वो निचले मैदानों का निर्माण करते हैं। तो जो निचले मैदान है वहाँ चावल उगाई जाती है, और जो ऊपरी मैदान है वहाँ गेहूं और गेहूं उगाई जाती है। जैसा कि आपको पता भी है कि जापान के अंदर सीढ़ीदार खेती भी विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ विश्व प्रसिद्ध सीढ़ीदार खेत मिलते हैं। बड़े विस्तृत पैमाने पर वहाँ के लोग सीढ़ीदार खेत बनाकर अपने कृषि कार्य करते हैं। तो ये दो भी महत्वपूर्ण है। एक और मैदान जो आकार में बड़ा है, परंतु अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो प्रसिद्ध है और ठंडे क्षेत्र के अंदर है, द्वीप के अंदर स्थित आपका इशिगारी मैदान। होक्काइडो द्वीप में स्थित है और अपेक्षाकृत कम जनसंख्या रखने वाला मैदान है। ये तीनों मैदान होन्शु द्वीप में है, ये बहुत अधिक जनसंख्या रखने वाले मैदान है। इसके अलावा कुछ मैदान शिबुकुरु में भी मिलते हैं, परंतु उनका महत्व इतना ज़्यादा नहीं है। ये मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण है जो जापान की स्थिति में हम देख रहे हैं। अब जापान
मैदानों के बाद जो दूसरा उच्चावच है वो है यहाँ के पर्वत। पर्वतों को समझने से पहले हम यहाँ की ज्वालामुखी क्रियाओं को समझेंगे। तो मैंने जैसा पहले बताया कि यह एक प्लेट के ऊपर किनारे पर स्थित है। प्लेट किनारे के कारण ये बहुत ही सक्रिय क्षेत्र है। यहाँ पर विवर्तनिक घाटी है जिसे हम मैग्ना कहते हैं। ये फोसा मैग्ना एक प्रकार की विवर्तनिक घाटी है जिसके अंदर ज्वालामुखी सक्रिय उद्गार चलते रहते हैं और लगातार ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। अब ये जो घाटी से फट चुकी है इन उद्गारों से, उनके द्वारा निकाले गए ज्वालामुखी पदार्थों से इस घाटी को फटकर यह एक लगभग बंद हो चुकी है, परंतु फोसा मैग्ना यहाँ का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। हालांकि पूरे होन्शु में आपको कई सारे ज्वालामुखी मिलेंगे। पूरे जापान में लगभग 500 ज्वालामुखी है, जिनमें से 60 ज्वालामुखी अभी सक्रिय है। सक्रिय मतलब जिनसे लगातार कुछ अंतराल पे या लगातार ज्वालामुखी उद्गार चल रहे हैं। विवर्तनिक दृष्टि से जापान सक्रिय देश है और लगभग 1500 भूकंप साल में आते हैं। 1500 का अर्थ है अगर औसत निकालें तो रोज 3 से 4 भूकंप का सामना जापान के लोगों को करना पड़ता है, जिसकी उन्हें आदत सी हो चुकी है। ज्वालामुखी पर्वतों के साथ साथ यहाँ पे कई सारे गर्म पानी के सोते, धुआं, कई सारी वो स्थलाकृतियां जो ज्वालामुखी और विवर्तनिक कमजोर क्षेत्रों में जुड़ी होती है, वो सब देखने को मिलती है। ज्वालामुखी बड़े ज्वालामुखी जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत यहीं पर है। औसतन 2000 मीटर ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत यहाँ देखे जाते हैं। 3000 मीटर ऊंचा माउंट फूजी भी तो यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वतों की खास के लिए विश्व के लिए कोसा मैग्ना क्षेत्र में आपको लगातार ज्वालामुखी की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो सारी जो इससे आकर्षित क्यूशु में भी कुछ ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं, परंतु उनका ससेंद्र ज्यादातर होन्शु के अंदर कोसा मैग्ना भी होन्शु के अंदर। तो ये सारी आपकी ज्वालामुखी है। इसके अलावा कई सारे पर्वत हैं जिसमें काराफुटा, चिमिचा, टोकोहु, सेनाई, बेनिन श्रेणी ऐसे कई सारे ज्वालामुखी वलित पर्वत भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ दो प्रकार के पर्वत हैं, ज्वालामुखी पर्वत और वलित पर्वत। वलित पर्वत तो इस कारण है क्योंकि इसका निर्माण ही वलित पर्वतों से हुआ है। जापान अपने आप में एक वलित पर्वत श्रृंखला है जो कि पानी में डूबी हुई है, तो वलित पर्वतों से ही बना है और उससे कई सारे ज्वालामुखी पर्वत भी देखने को मिलते हैं। तो विस्तृत ज्वालामुखी उद्गार के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। भी आपको ज्वालामुखी उद्गार के प्रमाण मिलते हैं। कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। श्रृंखला है ये जापानी एल्प्स कहलाती है और यह एक विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर आपको ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर जापान में 3900 द्वीप है और उन 3900 द्वीप में सबसे बड़े 4 हमने पहले भी चर्चा की है जिन्होंने इसका निर्माण किया है। जापान की एक और जो खासियत है इसकी कई सारे बीच में ऐसे क्षेत्र हैं जो यहाँ पर तटरेखा को लंबा बनाते हैं। खासकर पश्चिमी तटरेखा बहुत लंबी है, औसतन 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 1 किलोमीटर लंबी तटरेखा जापान में देखी जाती है। तो जापान की कुल आकार के हिसाब से इसकी तटरेखा बहुत बड़ी है और इस तटरेखा में इतने सारे कट है, इतनी सारी खाड़ियां हैं, इतने सारे मोड़ है कि वहां पर सुरक्षित प्रकाशन की सुविधा भी होती है। तो जापान का उच्चावच जैसा कि अभी हमने देखा मैदानी है, यहाँ कई सारे द्वीप है और ज्वालामुखी पर्वत है और ज्वालामुखी क्षेत्र विद्यमान है। पहाड़ों का लगभग अभाव है जापान में, मूल रूप से यह एक वलित पर्वत श्रृंखला है डूबी हुई है। ठीक है, थोड़ा उच्चावच जापान का, अगले की हम आगे चर्चा करेंगे।